विद्यार्थी मित्रों, आज हिंदी कक्षा 12 में हम काव्य 7 बादल को घिरते देखा है उस काव्य का पठन करेंगे और उसे अच्छी तरह समझेंगे। इससे पहले काव्य के कवि का परिचय प्राप्त करते हैं। बादल को गिरते देखा है, इस काव्य के कवि नागार्जुन का जीवन परिचय हम देखते हैं। नागार्जुन का जन्म सन 1917 ईस्वी में हुआ और निधन सन 1998 ईस्वी में हुआ। हिंदी के जनवादी नागार्जुन का जन्म ननिहाल, सतलखा जिला मधुबनी, बिहार में हुआ था। उनका पैतृक गांव तरौनी, दरभंगा, बिहार में पड़ता है। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। उनकी शिक्षा गांव की संस्कृत पाठशाला में तथा उच्च शिक्षा बनारस में हुई। नागार्जुन ने हिंदी में रतिनाथ की चाची, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, कुंभीपाक, हरिक जयंती, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, पारो, गरीबदास आदि उपन्यास लिखे हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, रत्न गरबा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, आखिर क्या कह दिया हमने, इस गुब्बारे की छाया में आदि उनके कविता संग्रह है। उनके अतिरिक्त निबंध, कहानियाँ, संस्मरण और अन्य विधाओं में भी उन्होंने लेखन किया है। नागार्जुन को मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी सेवा विशिष्ट सम्मान, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। विद्यार्थी मित्रों, अब इस काव्य की प्रत्येक पंक्ति को पढ़कर हम समझते हैं। काव्य 7 बादल को गिरते देखा है। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उस स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को गिरते देखा है। इन काव्य के कठिन शब्दों को हम देख लेते हैं। उसमें पहला शब्द आता है अमल। अमल यानी जिसमें मल न हो, मल रहित, निर्मल, स्वच्छ, धवल, श्वेत, उजला, सफ़ेद, गिरी, पहाड़, पर्वत, शिखर। शिखर का अर्थ होता है पर्वत की चोटी। तुहिन, तुहिन यानी तुषार, बर्फ। मानसरोवर, मानसरोवर एक झील है। झील का अर्थ हम ले तो प्राकृतिक जलाशय, सरोवर। और एक शब्द है स्वर्णिम। स्वर्णिम यानी सुनहरी। यहाँ पर कवि पहली पंक्ति में कहते हैं कि अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है। तो कवि ने एक प्रकार से हिमालय पर्वत के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर किया है। कहते हैं कि मैंने निर्मल, स्वच्छ, बर्फ आच्छादित पर्वत की चोटियों पर बादल को गिरते देखा है। आगे कहते हैं छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को गिरते देखा है। वे कहते हैं कि मैंने बादल के छोटे छोटे मोती जैसे शीतल बर्फीले जल को मान सरोवर झील में कमलों के खिले हुए सुनहरे फूलों पर गिरते हुए देखा है।
मैंने शिखरों पर बादल को गिरते हुए देखा है। विद्यार्थी मित्रों, काव्य की आगे की पंक्ति को हम समझते हैं। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमश से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। इन पंक्तियों के कठिन शब्दों को समझ लेते हैं। इसमें श्यामल शब्द का अर्थ होता है हल्का काला, नील यानी नीला, सलील, सलील का अर्थ होता है पानी, जल, पावश यानी वर्षा, उमश एक प्रकार की गर्मी है, वह गर्मी जो हवा न चलने पर होती है। आगे एक शब्द है व्याकुल यानी व्यग्र, घबराया हुआ, तिक्त तीता तीखा, मधुर यानी मीठा, विष तंतु कमल नाल के तंतु यानी जो कमल होता है सरोवर में, उसकी जो डंडी आती है उसको यहाँ पर कहा गया है तीरते यानी तैरते। अब इस पंक्ति को, इन सब पंक्तियों को समझते हैं कि तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। कवि कहते हैं कि हिमालय की पहाड़ियों में कई छोटी बड़ी झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावश की उमश से व्याकुल तिक्त मधुर विषतंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। इन झीलों में समस्त समतल क्षेत्रों में हल्के काले और नीले जल में वर्षा ऋतु की उमस से व्याकुल होकर आए हुए हंसों को मैंने अपनी तपन मिटाने के लिए, गर्मी को मिटाने के लिए तैरते हुए पानी में कमल नाल के तीखे और मीठे तंतुओं को खोजते हुए मैंने देखा है। मैंने शिखरों पर बादल को गिरते हुए देखा है। अब हम आगे की पंक्ति को देखते हैं। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चीर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे सेवालों की हरिदरी पर प्रणय काल छिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। इस पंक्ति में आते कठिन शब्दों को हम देख लेते हैं। इसमें पहला जो शब्द है वसंत यानी वसंत ऋतु, सुप्रभात अच्छा प्रभात, अच्छा सवेरा, अनिल पवन, बालारुण सुबह का सूर्य, बाल सूर्य, मृदु कोमल मुलायम, अगल बगल पास पास, स्वर्णाभ सोने की सी आभा या चमक वाला, विरहित विरह वाला, निशाकाल निशा यानी रात्रि, रात्रि का समय, चीर बहुत, अभिशापित जिसे साप दिया गया हो, चकवा चकई एक जल पक्षी जो रात में अपने जोड़े से दूर हो जाता है, क्रंदन यानी विलाप करना, सरोवर यानी सरोवर, तीरे यानी किनारे, शेवाल यानी शेवा यानी जो समुद्र में वो हरे रंग की दरी आती है उसे कहते हैं, हरी दरी यानी हरे रंग के मोटे सूतों से बना एक बिछावन, शतरंज
अब प्रत्येक पंक्ति को हम समझने का प्रयास करते हैं। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। यहाँ पर कवि सरोवर के तट के सुनहरे प्रभात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वसंत का यह सुंदर सवेरा था और मंद मंद शीतल हवा चल रही थी। बालारुण की मृदु किरणें थी और उसमें बालारुण बाल सूर्य की कोमल किरणें चारों तरफ फैल रही थी। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे और उसके करीब उनका सुनहरा प्रकाश पर्वत शिखरों पर पड़ रहा था, इसलिए ये शिखर सुनहरी आभा से चमक रहे थे। ये शिखर अगल बगल यानी पास पास ही थे। आगे की पंक्ति में एक दूसरे से रहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको रात बितानी होती, यानी यहाँ पर अलग अलग रहने वाले पक्षी चकवा चकई की बात है कि पूरी रात उन्हें अलग अलग रहकर बितानी होती थी। क्यों? क्योंकि निशा काल के चिर अभिशापित वे, उन्हें एक अभिशाप है निशा काल रात्रि का, कि रात्रि के समय ये चकवा चकई एक साथ नहीं रह सकते, इसका उन्हें अभिशाप था। आगे की पंक्ति में बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ स्क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे सेवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वह श्राप वाले चकवा चकई पूरी रात का इंतजार करने के बाद सुबह होते ही उन विरह विवश चकवा चकवी का क्रंदन बंद हो गया। चकवा चकवी को चिरकाल से रात्रि के समय एक दूसरे से अलग रहने का शाप मिला हुआ है, इसलिए उन्हें पूरी रात एक दूसरे से अलग रहकर विरह में बितानी पड़ती है। सुबह होने पर शाम का प्रभाव जो है वह खत्म हुआ तो इस पक्षी जोड़े का विलाप भी खत्म हो जाता है। कवि कहते हैं कि फिर मैंने उस महान सरोवर के तट पर शेवालों की हरी मखमली दरी पर चकवा चकवी का प्रणय कलह छिड़ते देखा। मैंने पर्वतों और शिखरों पर बादल को गिरते देखा है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर यह काव्य समाप्त होता है। धन्यवाद।